हाँ जी बच्चों, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे लास्ट क्लास में कि अगर $12746 अगर किसी कंट्री में लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम इतनी है तो वो लोग रिच कंट्री में आते हैं, और जिसकी लेस देन हो, कितनी, लेस देन $1045, तो इनको हम बोलते हैं रिच कंट्रीज़, और ये होती हैं कौन सी, पुअर कंट्रीज़। अब आपकी जानने की इच्छा हो रही होगी कि सर इंडिया की क्या है, तो इंडिया की है कितनी, 1572 एज पर 2013 के हिसाब से, 2013 के हिसाब से। सब बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एवरेज इनकम जो एक फैमिली की होती है, तो पर पर्सन की, देश में कितने लोग हैं, कितना कमाते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पर कैपिटा इनकम। चलिए, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चों की, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो आप सीख लिए हो क्या कि इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम शो करती है वो चीज़। फिर देखा हमने क्या, फ्रीडम होना चाहिए। फिर देखा क्या हमने, हेल्थ होना चाहिए अच्छी। फिर हमने क्या देखा, एजुकेशन होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा कि सिक्योरिटी होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब मान लीजिए किसी देश में ऐसा कोई देश हो जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ को, गर्ल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाए, यानी कि बॉयज़ को तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है लेकिन गर्ल्स को नहीं मिलता है, और अलग ट्रीटमेंट किया जाए गर्ल्स से, या फिर गली गली में वहाँ आतंकवादी हो, या फिर ऐसी कोई वार जैसी सिचुएशन बनी हुई हो, तो क्या हम उसको कभी डेवलप कंट्री बोलेंगे, भला ही उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम उसको नहीं बोल सकते। कई देशों में तो रेसिज्म ज़्यादा होता है, रेस, समझते हो रेसिज्म क्या होता है ना। अब आपको चाहे कितनी भी सैलरी क्यों ना मिले इस कंट्री में, रिच कंट्री में, चाहे कितना भी 5 लाख मिल रहा हो और विदेश में जा कर के, और अगर इंडिया में 3 लाख में भी अगर जॉब मिल रही है आपको, तो आप सबसे पहले जॉब कौन सी चूज़ करोगे, जहाँ पर क्या हो, सिक्योरिटी हो और इन्वायरमेंट बढ़िया हो। और कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर जाए। तो हम उस देश में चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो, वहाँ पर हम कभी भी काम करना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पर कोई फ्रीडम ना हो, जहाँ कोई सिक्योरिटी ना हो, और जहाँ पर कोई और भी तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे बताया मैंने अभी कि टेररिज्म वगैरह ना हो, तो हम वहाँ कभी भी जाना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे महाराष्ट्र का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ महाराष्ट्र का, एक लिख रहा हूँ मैं करेला का। करेला बोले तो केरला, बचपन में हम लोग सोचते थे, मैं सोचता था ऐसा कि जो करेला है वो यहीं से आता है, फिर मालूम पड़ा करे तो नाम केरला है इसका नाम। चलिए, सबसे पहली बात करेंगे किसकी, पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम में अगर देखें तो यहाँ पर 117,091 पर कैपिटा इनकम है, कहाँ की, महाराष्ट्र की। वहीं कंपेरेटिवली यहाँ पर कितनी है प्रति व्यक्ति की आय, 1,03,880, और बिहार की जबकि कितनी, ओनली 3,199 ही है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो सबसे रिच कौन कहलाएगा, महाराष्ट्र, फिर केरला, और इसका तो बिहार का नंबर तीसरे में आ रहा है। अलॉन्ग विथ पर कैपिटा इनकम बच्चों, हेल्थ और एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़, हेल्थ और एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो केरला हेल्थ और एजुकेशन के मामले में नंबर 1 है, इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। किसको, केरला को नंबर 1 में माना जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास ये फिगर निकल के आते हैं कितना, और हेल्थ और एजुकेशन के पॉइंट देखते हैं तो ये आता है। फिर इसी में बच्चों आता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट
डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर, 1 साल के अंदर जो बच्चे खत्म हो जाते हैं उनको हम करते हैं कैलकुलेट, या 1 साल के अंदर जो बच्चे मृत्यु हो जाती है इनकी, उनको बोलते हैं क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ का कैसा है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जितने भी 1000 में से ये कैलकुलेशन होता है किसमें, हमेशा आउट ऑफ 1000 में 24 बच्चे यहाँ पे मर जाते हैं। केरला में 12 बच्चे, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार में। 1000 में 42 बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सपायर जाते हैं। फिर बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ का जो पढ़े लिखे लोगों का जो रेट है, कितने लोग लिटरेट हैं, तो यहाँ पर है 22%, यहाँ पर आपका 94%, और यहाँ पर है बच्चों कितना, 62%। उसके बाद आती है आपकी बात नेट अटेंडेंस रेशियो की। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है बच्चों, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन दैट अटेंडिंग स्कूल ऑफ एज ऑफ ग्रुप ऑफ 14 to 15 ईयर। तो यहाँ पर बेटा है 64% का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 70, और यहाँ पर कितना है बच्चों 78%, यहाँ पर कितना है 35%। ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब बस यही है कि चाहे किसी भी रिच पर्सन के पास, टाटा के पास, बिरला के पास, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो उसके पास, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना हो उसके पास, लेकिन इंडियन रोड्स में गड्ढे तो उसको झेलने ही पड़ेंगे। और अगर पीएम साहब हैं, सीएम साहब प्रेसिडेंट हैं अगर किसी देश के, और अगर वो दिल्ली में रहते हैं, कहने का मतलब कहीं पर भी, और तो उनको भी पोल्यूशन तो उनको झेलना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो सॉल्व कैसे होंगी, तो उसके लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही आगे आना पड़ेगा। ये बच्चों नोट कर लेना आप लोग, जो मैंने बातें बताई आप लोगों को, कौन कौन सी चीज़ें। पहला तो पर कैपिटा इनकम, और दूसरा तुम्हारा क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा क्या था बच्चों, लिटरेसी। सब बुक में लिखा हुआ, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। नेट अटेंडेंस रेशियो, और ये सब के मैंने परसेंटेज बताया आप लोगों को, और बताया लास्ट में कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने बताया कि पूरी कम्युनिटी को आगे होना पड़ेगा, और सबको इस डेवलपमेंट के लिए सबको अपना अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान का मतलब यहाँ पर सबको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कॉलोनी के अंदर मान लीजिए बहुत चोरियाँ होती हैं, तो क्या सब कोई घर में एक चौकीदार अपॉइंट करेंगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन हाँ सबको ही मिल करके 4-6 चौकीदार भी रख देंगे तो पूरी कॉलोनी को वो सेफ्टी साइड से अच्छे से बचा करके रख सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों की, वाई केरला हैज़ बेटर IMR। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, वाई केरला हैज़ बेटर IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इवन व्हेन विथ, अभी अपन ने बात की थी ना, पर कैपिटा इनकम तो कम है, लेकिन इनका जो IMR है वो क्या है, बेटर है। क्यों है बेटर, तो नंबर 1 आंसर क्या रीज़न होगा, मैं शॉर्ट में रीज़न लिख रहा हूँ, आप लोग बुक में पढ़ना। क्योंकि इनके पास डेवलप्ड, या कहना चाहिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्या है, क्लिनिक्स हैं, और क्या इनके पास हैं, हॉस्पिटल्स। और लोग भी क्या है, लिटरेसी रेट भी यहाँ का ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है यहाँ पर। ठीक है, और अच्छा है। केरला हैज़ ए गुड PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब कि लोगों को अच्छा खाने को मिलता है, क्वालिटी फूड खाने को मिलता है, टाइम से मिलता है, जिससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेज भी हैं जो बच्चों को एजुकेट करते हैं। ये सब कारण है जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, केरला हैज़ बेटर IMR इवन व्हेन देयर लो पर कैपिटा इनकम इज़ लो इन कंपेयर टू महाराष्ट्र। तो ये बात समझ आई सब बच्चों को। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉडी मास इंडेक्स की। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैं 2-4 साल में कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको बनना चाहिए। अब देखो ध्यान से बात सुनना, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, निकालते कैसे हैं इसको। तो किसी भी व्यक्ति का पहले वेट निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो उसकी
हाइट से, लेकिन शर्त क्या रहेगी, हाइट का स्क्वायर होना चाहिए और वेट किस में करेंगे बच्चों, केजी में करेंगे, और हाइट जो नापेंगे वो इंचेस में नहीं, फीट में नहीं, किस में नापेंगे, मीटर्स में। और अगर इसका आंसर 3 आ सकता है, एक आंसर, 2 आंसर और 3 आंसर आएंगे इसके। अब समझेंगे बात ध्यान से, 3 आंसर क्या आएंगे। अगर 18.5 से कम है, लेस देन 18.5 है, तो क्या कहलाएगा वो, अंडर नरिश्ड कहलाएगा। अंडर नरिश्ड का मतलब क्या होता है, जो कुपोषित, जिनको पर्याप्त मात्रा में खाने को नहीं मिल पा रहा, वो कहलाते हैं अंडर नरिश्ड। अच्छा, दूसरा आएगा अगर 25 से ऊपर आ रहा है, 25 से ग्रेटर आ रहा है बीएमआई का मास इंडेक्स आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि वो ओवर वेट हैं। वो लोग क्या हैं, इन गरीबों का सारा खाना कौन खा रहा है, ये वाले खा रहे हैं, ओवर वेटेड कहलाएगा वो। ठीक है बच्चों। और थर्ड नंबर में आती है रेंज किसकी, कौन सी, 18 से 25 वाली रेंज जो आएगी उनको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल बीएमआई। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, कितना कितना लेस है, कितने कितने के ऊपर है। फिर लास्ट में तुम्हारा बचता है एक पॉइंट अभी और, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है बच्चों कि इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। पॉज करके वीडियो दोबारा सुन के लिख लेना। इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब किसी देश में कोई अगर बर्थ होती है तो हम ये मान चलते हैं कि इसकी जो एज है वो कितनी रहेगी। इंडिया की कौन बताएगा मुझे कितनी होती है, द आंसर इज 68 ईयर। ऐसा माना जाता है कि भारत में हर व्यक्ति की आयु लगभग, तो इंडिया में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो कितना है, 68 ईयर्स का। इसका मतलब ये नहीं कि 68 में मर ही जाएगा वो, ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये बात थी बच्चों। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अलॉन्ग विद हमने बात करी ली पहले पर कैपिटा इनकम की, हेल्थ के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की। तो आप लोग को मालूम है कि 188 कंट्रीज़ में इंडिया की कौन सी रैंक आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जानकर बहुत दुख होगा आप लोग को, 130th रैंक आती है किसकी, इंडिया की। वहीं हमारी नेबरिंग कंट्री है कौन सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका की रैंकिंग आती है 73rd नंबर पर। रीज़न क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशनल सिस्टम। फिर लास्ट में तुम्हारा टॉपिक आएगा बच्चों जिसका नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताओ क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बच्चों मतलब होता है क्या, क्या होता है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको तो यूटिलाइज करें ही करें, साथ में फ्यूचर में भी उसके लिए हम इंतज़ाम करते रहें। जिस हिसाब से आज की डेट में आप देखो तो कितने ट्रीज़ कट रहे हैं और फार्मिंग के फील्ड्स कट के रेल के ट्रैक निकल रहे हैं, कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं रोड्स बन रहे हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लोगों को लिविंग एरिया भी कम होते जा रहा है। तो जो पहले यूज़ में नहीं थी लैंड, वो भी किस में हो रही है यूज़। अब जो खेत थे वो किस में बदल गए हैं, घरों में बदल गए हैं, ट्रैक में बदल गए हैं, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है। तो ये सब कारण है। तो हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर में भी हमें पर्याप्त उस चीज़ के लिए क्या मिलता रहे बच्चों, बेनिफिट मिलता रहे। नहीं तो मालूम पड़ा कि फ्यूचर में हमारे बच्चे पूछेंगे, आने वाली जनरेशन पूछेगी कि पेड़ क्या होता था, हम उसको फिर कंप्यूटर में दिखाएंगे कि पेड़ ये होता है बेटा, खेत ऐसे होते थे, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद तुम्हारा लास्ट टॉपिक आता है क्या, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ये लोग आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे जहाँ तक। रिन्यूएबल क्या होता है, दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। एग्जाम्पल जैसे हो गया तुम्हारा सनलाइट हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स हैं। जैसे तुम्हारा क्रूड ऑयल हो गया, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। कोल है जो तुम्हारा, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और ये बात ध्यान रखना कि वी आर यूजिंग ओवर, हम लोग इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं और
अगर इस तरह से अगर यूज़ करते रहे तो आने वाले समय में ये सारे के सारे जो रिसोर्स वो क्या हो जाएंगे, वैनिश्ड हो जाएंगे। फिर हमें दूसरे रिसोर्सेज को फाइंड करना पड़ेगा। तो वही कहने का मतलब है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चलें, है ना, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कुछ सालों के बाद क्रूड ऑयल नहीं बचेगा, कोल नहीं बचेगा, क्योंकि उसका वो ओवर यूज़ हम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम उसको बनाते भी जाएं और उसके दूसरे भी कुछ कुछ चीज़ें देखते जाएं ताकि उसका अल्टरनेटिव भी बनता जाए। तो ये सब सारी बातें थी बच्चों। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग को मालूम ही है कि आप मेरे नंबर 9039112112 पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत जाएगी मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, इसमें मैसेज कर देना कि सर ये टॉपिक दोबारा समझा दिए। अब आप लोग सब कोई पढ़ोगे, जो भी डाउट होगा मुझसे आप क्वेरी करोगे, ठीक है। तो आपका वीडियो बनकर तैयार हो गया है। और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर, नेक्स्ट वाला टॉपिक कभी भी आएगा तो आप मेरे इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, कि जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो आपको फिर नोटिफाइड हो जाएगा वो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।